हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2022 का पेपर। इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स आए हुए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसकी एक सीरीज़ चल रही है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक प्रॉपर डिटेल में सारे फिल इन द ब्लैंक डिस्कस कर लिए और उसकी एक प्रॉपर मैंने क्या बना दी है, एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप वहाँ पे जाके आराम से उसको सिस्टमेटिक तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, देखिए, डैनी ले ऑन हिज बैक स्टेयरिंग एट द डैश ऑफ हिज रूम। ठीक है, अब देखिए इस स्टेटमेंट का मैंने यहाँ पे हिंदी में अनुवाद दिया हुआ है ताकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में मतलब नहीं समझ पाते। लेकिन आपको मैं बता दूं, पेपर आपका टोटली इंग्लिश में आएगा। वहाँ पर आपको एक भी शब्द का ना हिंदी में कोई भी मतलब नहीं दिया होगा। यहाँ पर से मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि पेपर आप आराम से सॉल्व कर ले। लेकिन ये सोच के मत जाइएगा कि आपको हर चीज़ का वहाँ पे हिंदी में मतलब दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक डैश दिया हुआ है। अब इस डैश के अंदर आपको कोई एक वर्ड फिल करना है। उसके मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, मतलब एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और वहाँ पर एक वर्ड आपको फिट करना है। वो वर्ड क्या आएगा वो हम देखते हैं। देखिए इसका हिंदी में मतलब देखिए, डैनी, डैनी क्या एक लड़के का नाम है। डैनी अपनी पीठ के बल लेटा हुआ है, अपने कमरे के डैश को घूर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये कमरा है उसका। कमरे में 4 दीवार होते हैं। ये पहली दीवार है, ये दूसरी दीवार है, ये तीसरी है और इधर एक चौथी दीवार है। नीचे वो क्या है, लेटा हुआ है यहाँ पे, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे। ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे यहाँ पे वो लेटा हुआ है। ठीक है, और वो घूर रहा है। अब देखिए वो जब नीचे लेटा हुआ है तो ऑब्वियसली उसका मुंह ऊपर की तरफ होगा और वो ऊपर की तरफ क्या होगा, देख रहा है, यानी कि घूर रहा है। अब ऐसे ही हमें वहाँ पे वर्ड ढूंढना है जो दिखाए कि वो ऊपर घूर रहा है। उसे हम क्या कहते हैं? देखिए पहला वर्ड है हमारा सीलिंग। सीलिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मुहरबंदी। अब मुहरबंदी का मतलब समझिए। मुहरबंदी का मतलब होता है, मान लीजिए कहीं आपके सामने एक दुकान है और वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से शराब बेची जा रही है और आपने वहाँ पे पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर दी। अब पुलिस आती है और वहाँ पर क्या करती है, उस दुकान को सील कर देती है। और आपने देखा होगा जब वो सील करती है तो वहाँ पे शटर पे जो उसका जो दुकान का गेट होता है यानी कि शटर, वहाँ पर वो एक ताला लगा देती है और उस ताले के ऊपर एक सील लगा देती है और वहाँ पर गवर्नमेंट का एक क्या होता है, एक सील होती है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, सीलिंग यानी मोहरबंदी। तो यहाँ पर कोई मोहरबंदी का मतलब बन रहा है नहीं, तो ऑप्शन ये वाला पूरी तरीके से गलत है। अगला देखिए, अगला है हमारा सीलिंग। सीलिंग का मतलब क्या है, छत। अब देखिए ये वर्ड आप समझेंगे कैसे। मैंने आपको बताया था कि एक लड़का है, वो लेटा हुआ है और उसकी 4 दीवारी है। पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। और वो नीचे लेटा हुआ है ज़मीन पर, ऊपर देख रहा है। ऊपर की जो ये दीवार होती है, ये वाली, इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सीलिंग। ठीक है, और इसी ऊपर यहाँ पे जब एक पंखा लगा होता है ऐसे, ये पंखा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीलिंग फैन। तो वहीं से सीलिंग फैन आया है। आपने सुना होगा जब आप दुकान पर जाएंगे तो बोलेंगे भाई पंखा दिखा दो, तो वो पूछेगा आपसे कि सीलिंग फैन चाहिए, टेबल फैन चाहिए, कौन सा फैन चाहिए। तो सीलिंग फैन मतलब जो ऊपर लगता है। अब देखिए जब वो लड़का ऊपर देख रहा है तो कहाँ देख रहा होगा, ऑब्वियसली छत की तरफ देख रहा होगा, छत की तरफ घूर रहा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है ना। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार आपको समझाने के लिए। देखिए तीसरा ऑप्शन है सीडिंग। सीडिंग का मतलब क्या होता है, बीज बोने की क्रिया। जब किसान खेत में बीज बोता है तो हम लोग सीडिंग कहते हैं। यहाँ सीडिंग की तो बात ही नहीं हो रही है, ये ऑप्शन भी गलत। उसके बाद देखिए सिरिंज। सिरिंज का मतलब होता है सुई। जब आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है, तो उस इंजेक्शन को, जो उसके पास वो एक सुई होती है, उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिरिंज। समझ में आया? ऐसे आपको पेपर को सॉल्व करना है। अगर आपको वर्ड का मतलब नहीं पता होगा ना तो पेपर बहुत मुश्किल हो जाता है सॉल्व करना इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, आई साइंड दिस साइंस प्रोजेक्ट डैश लंदन। ठीक है, मतलब मैंने इस विज्ञान परियोजना डैश लंदन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, अब देखिए जब भी कंट्री की बात होती है ना
तो उससे पहले एक प्रीपोजिशन आता है, उस प्रीपोजिशन का नाम है इन। ठीक है, एक प्रीपोजिशन आता है और उस प्रीपोजिशन का नाम है इन। ढूंढिए, ऑप्शन में है, हाँ ये रहा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ना तो यहाँ पे बीनीथ नीचे नहीं होगा, ना यहाँ पे बाय द्वारा भी नहीं होगा, और ना यहाँ पे इनटू भीतर भी नहीं होगा। ठीक है, जब भी किसी कंट्री का नाम आए तो उससे पहले इन वहाँ पे जरूर होगा, उसे हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन। और कौन सा प्रीपोजिशन? इन। ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं भी आप सेंटेंस में देख रहे हैं किसी कंट्री का बात हो रही है तो उससे पहले इन वहाँ पे जरूर आएगा। ठीक है, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? इन प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, द डिफेंडेंट लॉयर आर्ग्यूड दैट हिज पास्ट ऑफेंसेस वर डैश टू दिस केस। मतलब प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि उसके पिछले अपराध इस मामले में डैश थे। मतलब जज के सामने दो बंदे खड़े हुए हैं और एक जो ये बंदा है वो जज को कह रहा है कि मेरे ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगे हुए हैं वो क्या हैं, वो सारे के सारे बेबुनियाद हैं। मतलब उनका कोई मतलब नहीं निकलता। तो वही हमें यहाँ पे ढूंढना है। देखिए, पहला वर्ड है हमारा कॉन्टेजियस, मतलब संक्रामक। तो यहाँ पे कोई मतलब बन रहा है इसका? नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए, स्पेशियस मतलब विशाल। तो विशाल कोई मतलब बन रहा है क्या? मेरे पर जो अपराध लगे वो बहुत विशाल है, बहुत बड़े हैं। कोई ऐसा कभी कभी कहेगा जज के सामने? नहीं कहेगा ना, वो तो अपने बचाव के लिए कहेगा। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। उसके बाद देखिए, एरोगेंट मतलब अभिमानी। क्या वो जज के सामने अपना अभिमान दिखाएगा? मतलब उनसे ऐड से बात करेगा या गुरूर से बात करेगा? मतलब जज तो गुस्से में उसको क्या सीधा जेल भेज देगा उसको, या सारा सुना देगा। तो वहाँ पे कोई एरोगेंट वाली बात तो होगी नहीं। उसके बाद देखिए, इरीवेलेंट। इरीवेलेंट का मतलब होता है व्यर्थ। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, इरीवेलेंट। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि मेरे पर जितने भी अपराध लगे हुए हैं, जो भी मेरे पे इल्ज़ाम लगे हुए हैं, वो सारे के सारे व्यर्थ हैं, वो किसी काम के नहीं है। तो क्या आएगा यहाँ पे? प्रॉपर वर्ड यहाँ पे आएगा इरिवेलेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, योर एक्सप्लेनेशन वाज सिंपलर डैश रेखा एक्सप्लेनेशन। अब देखिए यहाँ पर ना कंपैरिजन हो रहा है रेखा का। रेखा का यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन। जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं दो बंदों के अंदर, एक तो रेखा है, दूसरे का नाम तो नहीं दिया लेकिन यहाँ से सेंटेंस से पता चल रहा है। देखिए कैसे पता चल रहा है? आपका स्पष्टीकरण सरल था डैश रेखा का स्पष्टीकरण। साफ बोल रहा है कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर रेखा किसी के साथ। तो देखिए, जब भी दो बंदों के अंदर कंपैरिजन होता है तो वहाँ पर एक कंपैरेटिव डिग्री आती है। क्या आती है? कंपैरेटिव डिग्री आती है। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन में हमें ढूंढना है वो कौन सी कंपैरेटिव डिग्री है। ऑफ कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। डेट भी नहीं है। देन भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, देन। जब भी दो बंदों के बीच में बात हो रही है, उनके अंदर कंपैरिजन हो रहा है, तो समझ लीजिए कंपैरेटिव डिग्री वहां पर आएगी और वहां पर क्या आएगा? देन आएगा। ठीक है, योर एक्सप्लेनेशन वाज सिंपलर देन रेखा एक्सप्लेनेशन। कंपैरिजन हो रहा है रेखा के किसी के साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये भी वैसी है। टुडे योर प्रेजेंटेशन वाज डैश बेटर देन सबास प्रेजेंटेशन। यहाँ पे भी वही हो रहा है। देखिए, आज आपकी प्रस्तुति सभा की प्रस्तुति से डैश थी। क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। और मैंने बताया था जब भी कंपैरिजन हो तो वहाँ पर क्या आएगी? कंपैरेटिव डिग्री आएगी वहाँ पे। अब ऑप्शन में ढूंढिए कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है। पहला है मोर, तो मोर तो आएगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए मैनी भी नहीं आएगा। मैनी तो बहुत ज़्यादा, कंपैरिजन कहाँ हो रहा है यहाँ पे? मोस्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मच क्या है यहाँ पे? क्या है आपका? कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, हिज ऑटोबायोग्राफी विल बी वन ऑफ द मोस्ट डैश अवेटेड बुक्स। ठीक है, देखिए अवेटेड जब भी वर्ड आता है इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है,
ऑटोबायोग्राफी का क्या मतलब क्या होता है? जब हम अपने जीवन के बारे में एक बुक में लिखते हैं ताकि और लोग उसे पढ़ सके हमारे जीवन के बारे में, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। जब अपने ही बारे में लिखते हैं, ठीक है, किसी और के बारे में लिखते हैं तो बायोग्राफी कहलाता है, लेकिन जब हम अपने ही बारे में लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। देखिए, उनकी आत्मकथा सबसे डैश प्रतिष्ठित पुस्तकों में से एक होगी, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन देखिए, पहला है ईगरली, मतलब बेसब्री से। अगर आप समझदार होंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको पता चल गया होगा। दूसरा देखिए डेफली, मतलब चतुराई से। बैडली, बुरी तरह। स्लोली, धीरे से। तो कोई भी बुक का हम इंतजार करते हैं धीरे धीरे, कभी सुना है ऐसा? नहीं, तो ये तो गलत हो गया। बैडली, कोई बुक का इंतजार कर रहे हैं बड़े दुख से, नहीं ना आए तो बढ़िया है, ऐसा भी नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए चतुराई से, क्या चतुराई कोई मेल बन रहा है? नहीं, तो करेक्ट वर्ड क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ईगरली। उस बुक का हम ईगरली मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लोग। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ईगरली। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, द गर्ल रैन इनटू द हाउस टू गेट सम डैश ऑफ ब्रेड, cold potatoes and other such morsels as were suitable for the falls। सेंटेंस थोड़ा भारी है, इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी में इसका ट्रांसलेशन दिया हुआ है। मैं तो समझ गया, लेकिन आप समझिए। देखिए, लड़की कुछ डैश रोटी, ठंडे आलू और अन्य ऐसे निवाले लेने के लिए घर में भागी जो पक्षियों के लिए उपयुक्त थे। अब इसका मतलब समझे आप क्या है? देखिए, लड़की है, उसके घर के सामने एक छोटा सा पक्षी आया, उसे देखकर उसको लगा कि ये भूखा है और वो घर की तरफ भागी ताकि उसके लिए कुछ ला सके खाने के लिए। ये इसका मतलब है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, पहला है हीप्स। हीप्स का मतलब राशि। यहाँ पर राशि आएगा, क्या वो राशि देखने जाएगी उसके लिए? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद देखिए शेल्स। शेल्स का मतलब होता है गोले, ठीक है, तो यहाँ पे क्या गोले का कोई मतलब बन रहा है? नहीं। उसके बाद देखिए बार्स। बार्स मतलब सलाखे। सलाखे, क्या उसको कैद करने जाएगी? वो कैद तो नहीं करेगी, अगर कैद करना तो वहीं कर लेती, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया क्रम्स, और यही करेक्ट आंसर है। इसका मतलब होता है टुकड़ा। जब भी रोटी को आप, जो रोटी होती है, चपाती होती है, उसको आप तोड़ देते हैं, टुकड़े कर देते हैं ऐसे, तो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना ऐसे, उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्रम्स। ये अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। या आपने जो देखा होगा ब्रेड होती है ना, हमारे ब्रिटानिया ब्रेड, बोन की जो ब्रेड होती है, हार्वेस्ट की जो आप लोग खाते हैं बटर लगा के, उस ब्रेड को अगर आप छोटे छोटे टुकड़े में आप इसको तोड़ दोगे तो इंग्लिश में वो कहते हैं ब्रेड क्रम्स। क्रम्स, क्रम्स का मतलब होता है टुकड़े। ज़्यादातर ये ब्रेड के लिए यूज होता है, ब्रेड क्रम्स, ठीक है। आप पक्षी को तो आप ब्रेड क्रम्ब दे सकते हैं ना, वो तो आराम से खा लेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रम्स। देखिए, अगर आपको इस वर्ड का मतलब पता नहीं होगा ना तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश की यही एक प्रॉब्लम है, जब तक आपको वर्ड का मतलब नहीं पता है ना तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, वो ऊपर से जाएगा। ऐसे ही मैथ्स में होता है, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, फॉर्मूला नहीं पता, आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश में भी वैसे ही होता है, जब तक आपको उसका मतलब पता नहीं होगा। एक तरह से ये वोकैबुलरी है। अगर आपको हीप का मतलब नहीं पता, शेल्स का मतलब नहीं पता, क्रम्स का मतलब नहीं पता, बार का मतलब नहीं पता, आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप ऊपर से जाएगा और तुक्का मार के आओगे, वो तुक्का गलत होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, योर डिस्ट्रिक्ट इज एक्सपोज टू डैश एंड आल्सो टू डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स, मतलब आपका जिला डैश और विनाशकारी बाढ़ में संपर्क में है। ऑप्शन देखिए, पहला है ड्राउट, उसके बाद डॉट, उसके बाद ड्राउट और लास्ट में है ड्राफ्ट। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ड्राउट का मतलब पता है क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे कई सालों से बारिश ही नहीं हुई है, पानी का नामो निशान नहीं है, तो वहाँ पर ड्राउट वर्ड आएगा, DROUGHT, यहाँ पर आएगा ड्राउट,
ठीक है। ड्राफ्ट का मतलब पता है क्या होता है? ड्राफ्ट का मतलब होता है, देखिए आप व्हाट्सएप पे आप चेक करिए, व्हाट्सएप पे या मेल पे जब किसी को मेल भेज रहे हैं और आपने टाइप कर लिया लेकिन आपने मेल भेजा नहीं और वहाँ से हट गए, तो वो ऑटोमेटिकली आपके ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। सेम सेम ऐसे ही आपके व्हाट्सएप में भी होता है। आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेज के देखिएगा, आप सेंड का बटन मत दबाना, सेंड का बटन मत दबाना और उसको छोड़ देना, वैसे उस चैट को वहीं छोड़ देना। देखिए वहाँ पे आपको ड्राफ्ट लिख के आ जाएगा, ठीक है। मतलब वो अभी सेंड आइटम में नहीं गया है, वो ड्राफ्ट बन के ऑटोमेटिकली सेव हो गया है। तो वहाँ से ये वर्ड आया है आपका ड्राफ्ट, ठीक है। डॉट का मतलब आपको पता ही है, डॉट का मतलब क्या होता है? ये सिंगल डॉट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट वर्ड और नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफिशियल सेड 1000 of the office goers were dash metro and the trains were running full during peak hours। ये भी थोड़ा भारी है, समझिए इसको। अधिकारियों ने कहा कि हजारों कार्यालय जाने वाले लोग डैश मेट्रो में थे और व्यस्त समय के दौरान ट्रेनें खचाखच भरी हुई थी, ठीक है। मतलब क्या है, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, जो वहाँ पे एम्प्लॉय हैं, जो काम करते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं और उनको जाना है, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में ट्रेन भी क्या है, खचाखच भरी हुई है, वो ये कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर मेट्रो का क्या काम होता है, अभी आपको मैं समझाता हूँ। देखिए ऑप्शन देखिए, पहला है फास्टिंग, उसके बाद रनिंग, उसके बाद टेकिंग और उसके बाद एडॉप्टिंग। मेट्रो का क्या काम होता है? मेट्रो का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो उसके लिए प्रॉपर वर्ड क्या है? ऑप्शन नंबर सी, टेकिंग, ठीक है। मतलब मेट्रो क्या कर रही है कि ऑफिस वाले बंदे को यहां से पिक करती है और उसके डेस्टिनेशन तक वहां पे पहुंचा देती है ना। मान लीजिए आप जीटीवी नगर मेट्रो स्टेशन से चढ़े और आपका ऑफिस कश्मीरी गेट है, तो कश्मीरी गेट आप स्टेशन पर उतर गए, तो मेट्रो ने क्या करा, आपको यहाँ से आपको टेक मतलब लिया और यहाँ पर आपको पहुँचा दिया। तो क्या कर रहा है मेट्रो, इसलिए एक वर्ड यूज करा गया है हमें, टेकिंग। अब देखिए टेकिंग वर्ड क्या है? जीरेंड है आपस में। अब जीरेंड का मतलब ये आपको मैं बता देता हूँ। जीरेंड का मतलब होता है जब भी हम मेन वर्ड V1 के आगे ING लगा देते हैं तो वो वर्ड अब क्या बन जाता है? जीरेंड, ठीक है। जैसे देखिए टॉक, टॉक क्या है? टॉक क्या है? एक वर्ड है, इसको मतलब बात करना, ठीक है। तो टॉक यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है। अब इसके आगे हम ING लगा देंगे तो ये बन जाएगा टॉकिंग। और ज़्यादातर हम कब यूज़ करते हैं? कंटिन्यूअस के लिए, कंटिन्यूअस सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जब कार्य चल रहा होता है। तो देखिए यहाँ पे टॉक क्या है? मेन वर्ब है। और जब इसी टॉक के अगर आप आगे ING लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? टॉकिंग। और टॉकिंग यहाँ पर क्या है? जीरेंड है। तो देखिए फास्टिंग, फास्ट यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है, इसके आगे ING लगा दिया है। अब देखिए रन, रन क्या है? मेन वर्ब है, इसके आगे भी ING लगा दिया है। अब देखिए टेक, टेक यानी कि टेक ऐसे TAKE, ठीक है। जब ING लगाते हैं तो ये हटा देते हैं यहाँ पे। तो देखिए टेक भी मेन वर्ब है और उसके आगे ING लगा दिया है। एडॉप्ट, ADA ऐसे, एडॉप्ट, ठीक है, ठीक है, एडॉप्ट ऐसे। अब इसके आगे प्लस ING लगा दिया है। तो ये सारे के सारे जीरेंड है यहाँ पे, लेकिन एक प्रॉपर जीरेंड हमें लगाना है, वो मैंने आपको बता दिया। प्रॉपर जीरेंड क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जीरेंड के बेस पर ही है। अगर आप थोड़ा सा समझ गए ना क्वेश्चन को तो सॉल्व कर देंगे आराम से। देखिए क्वेश्चन क्या है? सन सू सेज दैट, सन सू मतलब कोई चाइनीज बच्चे का नाम है ये या जापानीज बच्चे का। सन सू सेज दैट डैश विदाउट बैटल रिक्वायर्ड ग्रेटर स्किल्स देन विनिंग ऑन बैटलफील्ड। मतलब सन तसु का कहना है कि युद्ध के बिना डैश को युद्ध के दौरान पर जीतने की तुलना में अधिक कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये सारे वर्ड हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा? डिफीट। यहां पर आएगा डिफीटिंग। डिफीटिंग क्या है? जीरेंड है। क्या आएगा यहां पर? क्या आएगा? जीरेंड आएगा। अब देखिए जीरेंड खाली एक ही जगह दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। डिफीटिंग का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को हरा देते हो गेम में, लड़ाई में,
या किसी इलेक्शन में, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिफीट वर्ड, हराना। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, जीरेंड, तो जीरेंड क्या होता है, इसके आगे ING लगा दो तो अब ये बन गया जीरेंड। ऑप्शन यहीं पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी देखिए ये क्या थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये तो आएगी नहीं। अब यहाँ पर है तो सही जीरेंड, लेकिन इसके आगे एन, इन प्रीपोजिशन लगा दिया, तो यहाँ तो प्रीपोजिशन का काम ही नहीं है, तो ऑप्शन, और यहाँ पर देखिए डिफीट यानी कि मेन वर्ब है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 50 तक आपके सामने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप उसको डिटेल में समझेंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन लगाने से ज़रूरत कुछ भी नहीं है। आप सोचेंगे मैं ज़्यादा क्वेश्चन लगाऊंगा, ले लेंगे भाई 12-13 हज़ार वाली बुक, उसमें लगे हुए हैं क्वेश्चन लगाने में, कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन लगाइए, उसके पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है ना उसको समझिए, तब आपकी इंग्लिश सॉल्व हो जाएगी। इसलिए मैंने हर वीडियो में 10 या 12 क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं उसमें डिटेल में इतना एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। अगर आप मेरी सारी प्लेलिस्ट देखेंगे ना, आपको समझ में आने लग जाएगा, आपको इंग्लिश में मज़ा आने लग जाएगा। क्योंकि इंग्लिश के जो रूल्स होते हैं ना, वो कितना पढ़ोगे आप उसे, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। लेकिन जब क्वेश्चन लगाओगे ना, तो क्वेश्चन में आपको रूल्स समझ में आ जाएंगे, दिमाग में बैठ जाएंगे, और ऐसे ही इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। फिर आप मुझे बोलेंगे कि सर आप वाकई में सही बात कह रहे थे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।